हाउ डू यू हैव टू रिवाइज इकोनॉमिक लॉ? सिंपल है. अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हो तो आपका अप्रोच अलग होगा, अगर आप एक ग्रुप दे रहे हो तो आपका अप्रोच अलग होगा. इट इज़ अ वेरी वेल फैक्ट. क्यों? क्योंकि आप बोथ ग्रुप दे रहे हो तो आपके पास पेपर 4 भी है, और अगर आप सिंगल ग्रुप दे रहे हो तो आपके पास समय है. ठीक है, तो पहले बात करते हैं बोथ ग्रुप वालों की. ठीक है, उसके बाद अपन बात करेंगे सिंगल ग्रुप वालों की. सबसे पहले भाई बोथ ग्रुप वालों, तुम सुन लो. क्या तुमको पेपर 4 के साथ रिवाइज करना है? हाँ, पेपर 4 के साथ ही रिवाइज करना है. क्यों? क्योंकि तुमको सिनर्जी मिलेगा दोनों कॉन्सेप्ट्स का. अब रही कौन कौन से टॉपिक्स कॉमन है सर? आईबीसी, पीएमएलए और फेमा. तो ये जो 3 टॉपिक्स कॉमन है ना, आईबीसी में आप समझ लो 75% टॉपिक कॉमन है, पीएमएलए में अगेन 75%, फेमा में आई वुड से 90% टॉपिक कॉमन है. लेकिन फेमा में प्रॉब्लम क्या है, जो 10% कॉमन नहीं है ना, उसमें से क्वेश्चंस आते हैं पूरे एमसीक्यूज में. जो हमारा रेगुलेशन था इमूवेबल प्रॉपर्टी का, रियलाइजेशन का, वो आपके पेपर 4 में रेगुलेशंस कवर्ड नहीं है, लेकिन पूरा क्वेश्चन उसमें से आता है. लेकिन एटलीस्ट इतना तो सिनर्जीज है ना जितना मैंने लिखा. तो आपका अप्रोच क्या होगा? सबसे पहले तो पेपर 4 इंडिपेंडेंटली जैसे खत्म करना है खत्म कर लो. उसके बाद आपको आई थिंक 4 days शुड बी वॉट यू शुड गिव फॉर रिविजन. दिस रिविजन विल बी योर फर्स्ट एंड लास्ट रिविजन बिफोर द एग्जाम. आप 2 रिविजन नहीं करोगे इकोनॉमिक लॉ का, प्रेफरेबली 1 रिविजन इज मोर देन इनफ, बिकॉज आफ्टर ऑल इट इज़ एन ओपन बुक एग्जाम और बहुत ज़्यादा चीज़ें होगी नहीं आपके पास करने के लिए. अब सर 4 दिन दिए हैं तो शेड्यूल बनाना पड़ेगा. मेरा सजेशन रहेगा सबसे पहले आईबीसी और पीएमएलए कर लो. क्यों? क्योंकि अभी अभी आपने पेपर 4 का रिवीजन किया रहेगा उसके कुछ समय पहले, तो आईबीसी और पीएमएलए आपको इतना समय नहीं लगेगा. उसके बाद आप फेमा पूरा कर लो. ठीक है, उसके बाद सर मेरे हिसाब से सीक्वेंस विल नॉट मैटर, बट आई थिंक कोई भी जो भी फ्रेश डे स्टार्ट करोगे उसमें कंपटीशन एक्ट आ जाएगा. फिर रेरा, पीएमएलए के बाद एक्चुअली बेनामी डाल दो, फेमा, कंपटीशन एक्ट, रेरा और सरफेसी. ब्रॉडली आपका सीक्वेंस होगा सर रिवीजन का. अब मैं आपको बता रहा हूँ 4 दिन में आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, क्योंकि पहली बार रीड कर रहे हो और आखिरी बार रीड कर रहे हो, तो आपका पहला तरीका तो होना चाहिए कोशिश करो कि मॉड्यूल साथ साथ में पढ़े. क्यों? क्योंकि आप जब अभी मॉड्यूल देखोगे तो आपको ये भी कोशिश करनी पड़ेगी कि चीज़ें आपको रिटेन हो रही है, आपका इमेज दिमाग में बनता जा रहा है. जैसे कि अगर आपको कोई पूछे सेक्शन 6 ऑफ बेनामी एक्ट, तो एक बार के लिए आपको अपने दिमाग को ये इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा कि भाई देख, इंडेक्स में ना यहाँ पे था और आपके मॉड्यूल में ना यहाँ पे था. क्योंकि यू कैनॉट अंडरस्टैंड हाउ अमेजिंगली इट वर्क्स व्हेन इट कम्स इन एग्जाम. आप पहली बार एग्जाम में रियलाइज करोगे आपका ब्रेन सुपर पावर है आपके ब्रेन के पास, और वो चीज़ें जो आप इंस्ट्रक्शन देते हो ना, आपको ऐसा लगता है भूल जाते हो, लेकिन वहाँ पे इतना तेज चलेगा ना, सारी चीज़ें याद आएगी. तो एक बार इंस्ट्रक्शन दो, उसके लिए आपको मॉड्यूल से पढ़ना ज़रूरी है. अब आपके पास मेरे आईपीसी के, पीएमएलए के और फेमा के फुल फ्लेजेड रिविजन नोट्स होंगे. ठीक है, मैं आपको आज रात को ये तीनों के तो शेयर कर दूंगा. कंपटीशन एक्ट का नहीं बन पाया, विच इज़ फाइन, नॉट इवन नीडेड. रेरा का मैंने रिविजन वीडियो भी डाल दिया है, तो उससे भी आराम से हो जाएगा. सरफेसी और बेनामी का नहीं, कोई बात नहीं. 3 मेजर एक्ट्स के मैंने आपको दे दिए रिविजन नोट्स. अब अगर आपको ना वो रिविजन नोट्स को बेस बनाना है, जो आपको बनाना चाहिए अगर आप पेपर 4 मेरे ही नोट से कर रहे हो. अगर आप उसके अलावा कोई नोट से कर रहे हो तो मत बनाओ बेस. क्यों? क्योंकि आपके पास अननेसेसरी ज़्यादा मटेरियल हो जाएंगे. फिर आपका बेस आईसीआई होना चाहिए. लेकिन अगर आप पेपर 4 भी मेरे मटेरियल से यूज़ कर रहे हो तो आपको उसको बेस बना लेना चाहिए. क्यों? क्योंकि बहुत ईज़ ऑफ एक्सेस होता है. जैसे कि आपको मैं एग्जाम्पल दूँ, फेमा में एक्सपोर्ट का प्रोविजन है. अब अगर आप मॉड्यूल खोलोगे ना तो हर चीज़ एक बराबर दिखती है, लेकिन वही अगर तुम मेरे नोट्स पे जाके खोजोगे तो तुमको मेंटल इमेज बन जाएगा कि भाई एक्सपोर्ट के चार्ट्स बने हुए थे कि फॉर्म ईडीएफ भेज रहे हैं, ऐसा पूरा मस्त चार्ट बना हुआ था, वहाँ गए देखे आंसर लिख दिए. लेकिन ना समरी नोट्स का प्रॉब्लम होता है कि इट इज़ अ समरी. वहाँ पे हम लोग बहुत नॉन रेलिवेंट चीज़ें हटा देते हैं जो आईसीआई को पता होता है. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. एक्सपोर्ट अगर आप करते हो ना तो आपको कितने दिन में पैसे रियलाइज़ करने होते हैं? 9 months में. और अगर आपका बाहर वेयर हाउस है तो कितने दिन में रियलाइज़ करने होते हैं? 15 months. उसमें एक कोविड का क्लॉज आया था कि अगर 31 जुलाई 2020 के पहले आप अगर एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आपका जो ये 9 महीने का समय है ये 15 महीने का समय हो जाएगा, मतलब आपको 15 months मिलेंगे. ये शायद आप समरी नोट्स में कैप्चर ना करो, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ शायद. तो वहाँ पे एक छोटा एलिमेंट ऑफ रिस्क आ जाता है, बट सर रिस्क रिवॉर्ड बेनिफिट है. रिस्क रिवॉर्ड एनालिसिस है कि आपके पास कितना समय है और आप कितने कंफर्टेबल हो फेमा के हिसाब से. लेकिन 99.95% कवरेज होगा सर. वो 0.05% का खेल कभी कभी इंस्टीट्यूट खेल जाता है, लेकिन हमारे पास हमेशा बुक तो है ही. टू रिजॉर्ट टू बुक्स, वी ऑलवेज हैव दी ओपन बुक्स. तो आप ये तीनों मटीरियल के लिए ना आप समरी नोट्स यूज़ कर सकते हो. तो सर कब समरी नोट्स यूज़ करना है? अगर आप पेपर 4 के लिए भी मेरे समरी नोट्स यूज़ करते हो तो आपको
बहुत सिग्निफिकेंट लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस आ जाएगा पहले तो नोट्स पे कि हाँ भाई बहुत एग्जॉस्टिव कवरेज है। अब अगर आपको कवरेज नहीं भी समझ आएगा, आपको मेरी मेंटालिटी समझ आ जाएगी कि मैंने क्या चीज़ छोड़ा है, तो यू विल बी योर सेल्फ इन अ पोजिशन टू अपग्रेड 1 or 2 स्मॉल एडिशनल आइटम्स, बट ओवरऑल यूल हैव दैट कंफर्ट। बट अगर आप वो नोट्स नहीं यूज़ करते हो पेपर 4 के लिए, तो द ओनली बेस दैट यूल रिलाई टू इज IPC। सर 2 घंटा 3 घंटा एक्स्ट्रा लग जाए, लेकिन IPC से करो आप, अगर मॉड्यूल से करोगे तो आपको वो कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, तो पहले ये तीनों के लिए तो आप मेरे नोट्स या मॉड्यूल यूज़ कर लेना जैसा हमने डिस्कस किया, उसके अलावा बाकी सब के लिए आपको मॉड्यूल यूज़ करना पड़ेगा। अब सर सुनो, एक ही रिविजन करोगे तो हॉप मत करना। हॉप मतलब क्या, अरे हाँ ये आता है, अरे हाँ ये आता है, नहीं, रुक करके आराम से समय दो। 1 घंटा ज़्यादा भी लगता है तो लगने दो। वो 4 दिन आपको 12 से 14 घंटे की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। ऐसा नहीं हल्के हल्के में वो दिन जाएंगे, आपको एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। और हर एक पैराग्राफ पढ़ो, क्योंकि आपने केस स्टडी डाइजेस्ट किया है अभी मेरे साथ, तो आपको पता है सबसे इररिलेवेंट कॉन्सेप्ट को, हर प्रोविजन के नीचे के एक्सप्लेनेशन को उठा करके क्वेश्चन बनाते हैं। और वो एक्सप्लेनेशन आपको कब याद रहेगा, जब आपने सुना है, समझा है। अब आपने सुनने का समझने का काम कर दिया। अब आप जब फर्स्ट रीडिंग करोगे, बिकॉज दैट विल बी योर लास्ट रीडिंग, यू विल नॉट स्किप एनीथिंग। इट टेक 1 hour एक्स्ट्रा। मैंने रेरा 1 घंटे में रिवाइज करवाए, तुमको लगता है 4 घंटे देने, 2 तुम्हारे पास बहुत समय है। ठीक है, अब सर जब एक बार पूरा रिविजन हो जाएगा ना, आई वुड गिव दिस टोटल मैक्सिमम ऑफ 2 days और 2.5 days, और होगा सर आराम से। लेट्स वी कैन ऑल्सो असाइन आवर्स टू इट, बट 2.5 days इज मैक्सिमम। 2 और आधे दिन, मतलब ये जो आधा दिन गया आपका एक्स्ट्रा, उसमें आपका एफिशिएंट टाइम चला गया। अब आपके पास बचते हैं 1.5 day। इन दोज 1.5 day, all the questions in the case study that you have marked, you will have to solve. Now, because you have already done the case studies a lot, the best approach is question पढ़ो, आंसर पढ़ो, समझ आ रहा है तो आगे बढ़ते जाओ, क्योंकि आपको रटना कुछ नहीं है। और आपको तब तक मोस्टली एक इंडेक्स मिल जाएगा जो आपको कोई हेल्प नहीं करने वाला। बाय द वे, कैसे हेल्प करेगा? अगर मैं तुमको एक इंडेक्स दे दूं कि 55 में IBC है, प्लस फेमा है, प्लस रेरा है, क्या कर लोगे उसका बताओ? कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने कोशिश की कि मैं बुक्स में आपको मार्किंग करा दूं, ताकि अगर आपने ऊपर लिख लिया है प्रेडिकेट ऑफेंस, तो आप ना बुक को ऐसे पलटाओगे तो आपको ऊपर प्रेडिकेट ऑफेंस दिख जाना चाहिए। ठीक है, तो कभी ऊपर लिख लिया, कभी नीचे लिख लिया, कभी ग्रीन में लिख लिया, कभी ब्लू में लिख लिया, जो आपने क्लास के साथ किया। अगर नहीं किया तो जब फर्स्ट रीडिंग करोगे तो आप कर लेना। 10 केस स्टडीज जो आपके होमवर्क है, वो अगर अभी नहीं हुए, जो कि अभी प्लीज़ कर लो, क्योंकि उस दिन आपके पास समय नहीं होगा। 10 केस स्टडी करने बैठोगे तो 4 घंटे वैसे ही निकल गए। ठीक है, तो अभी कर लेना। तो आपके पास केस स्टडी डाइजेस्ट के पूरे केस स्टडीज़ देखने होंगे आपको, और आपके जो MTP RTPs आए होंगे वो आपको देखने होंगे। उसके अलावा पुराने MTP RTPs में घुसने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? पहला, एक तो क्वेश्चंस उठ के आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, उठ के आएंगे तो आपको केस स्टडी डाइजेस्ट से आएंगे। अब रही बात सर ICAI जर्नल्स का क्या करना है, दैट इज़ ऑन मी। आई विल टेल यू ICAI जर्नल के कौन से केस स्टडी करने हैं। अभी नहीं, आपके रिवीजन को भी समय है, तो मेरे को 1 महीने का समय दो, उसके अंदर मैं आपको बता दूंगा कि ICAI जर्नल में से आपको कौन से केस स्टडी एकदम करने ही करने। ठीक है सर, इतना समझा बोथ ग्रुप वालों? 4 दिन जान लगा देना, एक ही चीज़। कभी भी ऐसा ओवर कॉन्फिडेंस आए ना तो एक ही चीज़ समझ लेना, एक ग्रुप वाला 2 बार रिवाइज करेगा, आप सिर्फ एक ही बार रिवाइज कर रहे हो। सो यू आर नॉट हैविंग एन एज विच दे हैव, सो यू विल हैव टू कॉम्प्रोमाइज फॉर दैट बाई फोकसिंग ऑन द क्वालिटी। आपको ऐसा अपने दिमाग को एक बार में समझाना पड़ेगा जो दूसरे लोगों को दो बार लगे समझने में। दिस इज मैंडेटरी। ठीक है, अब आ जाओ सर सिंगल ग्रुप वाले। बोथ ग्रुप वाले कोई क्वेश्चन पूछ लो। जी सर। बोलो हाँ बोलो। सर, जो जैसे हमारा, जैसे आपने अभी बोला, तो आपने एक और चीज बोली थी मॉक टेस्ट के बारे में, हाँ। मतलब आप टेस्ट लोगे। हम्म। सो आप एक बार हमें बता सकते हो, सो दैट वी कैन बैकवर्ड प्लान आवर रिविजन ऑफ लॉ एंड पेपर 60 दैट वे, बिकॉज सो एग्जैक्टली कब अपने को, सो लेट मी डू या दिस मतलब बिकॉज आप कब कब हमें पेपर अवेलेबल कराओगे, देखो वैसे वाली आपका चीज। 14 मई को नहीं, जो ये 4 दिन का मैराथन है ना, बाय द वे जस्ट FYI, तुम लोगों के लिए 4 दिन का मैराथन भी मैं करवाऊंगा। मतलब मैं तुम ओके। लोगों को 4 डेडिकेटेड दिन भी दूंगा, जिसमें अपन रात को 1 घंटा, ताकि डाउट्स के लिए भी निकाल सकें अगर वीडियो कॉल करके, ताकि आपके डाउट्स हो तो उसी दिन रिजॉल्व हो। तो वो 4 दिन भी मैं करवाऊंगा। लेकिन हाउ वुड आई जनरली प्लान इट, 14 मई से आपका पेपर शुरू हो रहा है, तो आपको कुछ समय सेकंड रिवीजन के लिए देने, कुछ समय फर्स्ट रिवीजन के लिए देने। फर्स्ट रिवीजन में सब्जेक्ट वाइज अपन 4 दिन निकालेंगे। मैं आपको एग्जैक्ट डेट बता देता हूँ, पर अभी नहीं। 14 मई, 14 अप्रैल, मार्च 3rd वीक तक आएगा। मैं आपको एग्जैक्ट डेट बता दूंगा। ठीक है, ओ सर, ओके, सॉरी, बोलो। मतलब ठीक है।
मार्च बट 20। सुनो, अगर आपको मेरे रिवीजन मैराथन नहीं करने चाहिए, अगर आपका खुद का सॉलिड प्लान है, यू ट्रस्ट ऑन इट, यू वांट टू गो अहेड विद इट, एब्सोल्युटली फाइन। अगर आप रिवीजन मैराथन नहीं कर रहे हो तो आपका क्वेश्चन है केस क्या मॉक टेस्ट पेपर कब मिलेगा। बहुत सिंपल आंसर है, मॉक टेस्ट पेपर क्या क्वेश्चन है उससे नहीं फ़र्क पड़ता। अगर आपको जो मैंने इंस्टीट्यूट का मॉक टेस्ट पेपर ये वाला जो करने बोला है ना, ये भी अगर आप नहीं देख करके अगर आप उसको सॉल्व करने लग जाओ तो ये भी आपका टेस्ट हो गया। It is not about what you are writing or which paper you are taking, it is about how dedicatedly you are doing it. मैं आपको मेरे ऑडिट का एक्सपीरियंस बताता हूँ। ऑडिट का मेरे को पता था कि अगर मैं बिना देखा हुआ पेपर लिखने जाऊँगा तो मैं रोके ही आऊँगा। तो मैंने पेपर भी जो मैं लिखा ना मॉक टेस्ट पेपर में, उसके आंसर्स भी मेरे को पता था कि मैं मई 2018 का मॉक टेस्ट पेपर लिखने वाला हूँ 3 दिन बाद रिवीजन करने के बाद। तो जब मैं क्वेश्चन बैंक कर रहा हूँ ना, तो उसमें जैसे ही MTP मई 2018 वाला क्वेश्चन आ रहा है, मेरा फोकस बढ़ जा रहा है। और मेरे को पता है, मैंने बोला तू चोरी कर ले, क्योंकि तू चोरी करेगा ना तब 50 आएंगे तेरे को, तो तेरे को कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ भाई अपने का। तो उसमें मेरे को पता चला कि जो क्वेश्चन मैंने इतना फोकस से पढ़ा, जो क्वेश्चन मेरे को पता था मेरे को 3 दिन बाद लिखना है, पूरी चीटिंग की, फिर भी मेरे को 40 नहीं आ रहे। इट इज़ ओके, यू नीड टू रियलाइज दैट काइंड ऑफ स्टफ। तो ये जो ऑडिट के मॉक लिए टेस्ट प्रिपेयर है हूँ मैं अभी। इन जनरल, ये मॉक टेस्ट वाला जो मॉक टेस्ट लिखने वाले हो, जो आपके मई अटेम्प्ट का आएगा, जो पहला मॉक टेस्ट आएगा ना, वो उठा करके अपन लिख लेंगे। और मान लो तब तक अगर मॉक टेस्ट नहीं आया तो जो अभी December 21 का अटेम्प्ट गया उसमें से एक मॉक टेस्ट उठा करके अपन लिख लेंगे। ठीक है, नो बिग डील। और कुछ कि आगे पढ़ूँ मैं, बोल दे रही सर मेरा एक डाउट है। सर अभी बहुत सारे एमसीक्यूज में क्या होते हैं, समझते नहीं कि कौन से चैप्टर में है, तो फिर मतलब इंडेक्स कैसे, उसमें इंडेक्स को क्या देखे और क्या करे, मतलब समझता ही नहीं कौन से चैप्टर का है क्या हो है। ही नहीं सकता। अरे एमसीक्यू बहुत कौन सारे। से चैप्टर का है वो नहीं समझता, ऐसा हो ही नहीं सकता। या तो तूने केस स्टडी नहीं पढ़ के एमसीक्यू सॉल्व करने की कोशिश की होगी तो भी चलता है, हाँ, या फिर तूने केस स्टडी के वीडियोस पूरे नहीं देखे। बिकॉज केस इंस्टीट्यूट, स्टडी विदाउट देखे हुए हाँ डायरेक्टली। नहीं, इंस्टीट्यूट आपको केस स्टडी पढ़ोगे ना तो आपको समझ आ जाएगा पूरा का पूरा केस स्टडी ना बेनामी एक्ट के ये कंफ्यूजन जनरली सिर्फ 2 ही एक्ट में होता है, पीबीपी, बेनामी और मनी लॉन्ड्रिंग। और वो पूरी कोशिश करते हैं आपको बताने की कि बेनामी क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग क्या है। ठीक है, तो हो जाएगा। एक चीज़ प्लीज़ नोट कर लो, जितने मैंने केस स्टडीज़ क्लास में करवाए हैं, मैंने जानबूझ करके हर केस स्टडी में 5 मिनट एक्स्ट्रा लगाया होगा, लेकिन आपको करना है। वो 5 मिनट एक्स्ट्रा मेरे हैं, तुम 1.5x पे 1.75 में देखोगे, कोई वैल्यू नहीं है सर उस टाइम की। क्यों? समझो, बहुत सिंपल सी चीज़ है। जो केस स्टडी तुमको नहीं करनी थी वो भी मैंने तुमको बता दिया, दैट सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम फॉर यू। प्लस जो केस स्टडी में अगर एक क्वेश्चन करना है वो भी मैंने तुमको बता दिया, तो पूरा आपका केस स्टडी डाइजेस्ट सॉर्टेड होगा। लेकिन केस स्टडी डाइजेस्ट के वीडियोस पूरे देखे बिना आप मत जज करो आपके केस स्टडीज़ को, और मॉक टेस्ट तो मत ही देना। ठीक है, सॉरी, ऐसा नहीं एक है और। नहीं दे पाओगे, ऐसा नहीं है नहीं दे पाओगे, बिल्कुल दे पाओगे। मैंने जब इंटरनेशनल टैक्स लेने की सोची थी ना, तो मैंने मई 2018 का इंटरनेशनल टैक्स का पेपर उठा के देखा। मैंने बोला ये क्या बात है, मैंने तो अभी तक बुक भी नहीं खरीदी है इंटरनेशनल टैक्स की, इतना आसान। पर वो पिछले अटेम्प्ट में था, अगले अटेम्प्ट में वैसा नहीं था। बोलो क्या? सर एक और चीज, जो आपने अभी समरी की बात की ना, जो केस स्टडी वाली, उसमें आपने टॉपिक वाइज बोला, बट व्हाट आई वाज थिंकिंग ऑफ इज, जैसे आपने अभी एक प्रेसिडेंटेड ऑफेंस वाली चीज बात की, तो अगर फॉर एग्जांपल केस स्टडी 33 हैज द प्रेसिडेंटेड ऑफेंस, वैसा लिख दूँ तो आपको बोल रहे हो हेल्प करेगा? राइट, हाँ जी, ठीक है, बिकॉज ठीक है, दैट्स मेन राइट। ठीक है, आई अग्री। माई ओनली वरी, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, जो केस 1 to 16 जो मैंने तुमको क्लास में करवाया था ना, उसका जो मेरा फाइल था जो मैं अपने नोट्स में, वो मैंने उड़ा दिया। तो मेरे पास मेरे केस साथ 1 to भी वही 16 हुआ के है कमेंट तो सर। नहीं है। पर तुमने क्यों उड़ाया? तुम तो लिख रहे होगे ना। अच्छा, पुराने नहीं, मटेरियल में आ गया वो। हाँ जी। हाँ, चलो ठीक है, आई विल मेक इट, दैट्स माई टू डू फॉर टुमारो। आई विल मेक इट इफ़ दैट इज़ हेल्पफुल। अगर आप वो ले लो, और जब आप फर्स्ट टाइम स्टडी करोगे ना, सुनो, जब आप फर्स्ट टाइम स्टडी करोगे ना, तो उसको एक बार क्रॉस चेक कर लेना। अगर आपको लगता है ये 2-3 चीज़ें हम वैल्यू ऐड कर सकते हैं, तो खुद के भी नोट्स में करना और हमको भी बता देना, तो दूसरों को भी उससे हेल्प हो जाए। ठीक है, अब सर आ जाओ बोथ ग्रुप वालों, सिंगल ग्रुप वालों, बोथ ग्रुप वालों की बात हो गई। तुम लोगों को बेसिकली एक ही रिवीजन करना है। सर 2 रिवीजन क्यों नहीं करना है? क्योंकि सेकेंड रिवीजन में इतना वैल्यू ऐड नहीं होगा। आई एम नॉट प्रॉमिसिंग, बट इफ़ माई mind permits, I will also give you revision for RERA, Benami and all, and that too with revision notes. अगर मेरे को अभी मैं थोड़ा रिलैक्स हो जाऊंगा, उसके बाद अगर मैं समरी नोट्स बनाने की कोशिश करूं और मेरे को कोई जेन्युइन सपोर्ट मिल जाए और नोट्स बन जाए अगर आपकी, तो रिवीजन भी करवा दूंगा मैं। तो कॉन्सेप्ट रिवीजन एक बार हो जाए ना, तो उसके आगे आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। मे बी
a day more for your second revision of economic law, which is okay, which you can plan later on also. March mid में या end में भी पता चलेगा तो कोई बड़ा loss नहीं है, ठीक है. But plan is first revision, one revision and best revision. रुक जाओ. Most needed sir revision. हाँ most revision ठीक है, ठीक है. मतलब नॉट अ बेस्ट थिंग टू रिकमेंड, बट अगर भी आपको करना है तो ऑब्वियसली वीडियोस हैं बहुत सारे यूट्यूब में जिससे रिवीजन हो सकते हैं. अपडेटेड नहीं है बट इट्स ओके. अपडेटेड में बहुत ज़्यादा आपको पता है कि बहुत ज़्यादा ऐसा तोप चेंज भी नहीं हुआ है. मटीरियल प्रोविजन वही रहने कि भाई अग्रीमेंट ऑफ सेल के बिना तो 10% से ज़्यादा नहीं ले सकता. उसके नीचे एक आध दो एक्सप्लेनेशन ऐड होंगे, ठीक है कोई बात नहीं. अब सर आ जाते हैं सर इक्वल लॉ का मैराथन प्लान किया है एग्जाम के एक दिन पहले, तो हम लोग अभी से प्रिपेयर कर ले. क्या मतलब ऐसे हम लोग ऐसे प्रिपेयर कर ले कैसा होने वाला है, तो वो हिसाब से इक्वल मतलब लॉ ऐसे का प्लान. मैराथन एग्जाम के पहले का हाँ मतलब एक दिन पहले 1.5 डेज में. एक आध वो वही शाम को पढ़ेंगे बस, पूरा अगले दिन कहाँ रिवीजन मैराथन करेंगे. हर किसी का अप्रोच अलग होता है यार उस दिन. एंड इट इज़ द वर्स्ट डे टू गाइड समवन टू डू ऐसा 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 पूरे जनता को लेकर के. वो शाम को रिवीजन का पर्पस क्या होता है कि अब मैं नहीं पढ़ाऊंगा तो तुम पढ़ोगे नहीं. क्योंकि जो मैं पेपर 4 का रिवीजन लेता हूँ वो जनरली पेपर 3 ऑडिट के बाद शाम को किसी की हिम्मत नहीं होती है शुरू करने की पढ़ाई. कम से कम लाइव से वो शुरू हो जाते हैं. पर अदरवाइज इट इज़ नॉट दैट ऐसा नहीं कि अगले दिन पूरा मैं मैराथन करवाऊंगा तो तुम देखते रहोगे. वैसे भी पर क्या ऐसी कोई मतलब डिटेल नहीं बोलना, बट लाइक ओवरव्यू वाली स्ट्रेटेजी आप बता देना तब के लिए कि Yes, मतलब 1.5 yes, days yes, में yes, which we can do with DT, like along with DT, because we will have to start it like यस थोड़ा मैं सा. कम्प्लीटली अग्री. और वो मैं बता दूंगा, उसका टेंशन मत लो. मेरे को ना समय समय पे बस चीज़ें बता दिया करो. टुडे इज़ नॉट द राइट डे टू डिस्कस दैट डे, बट इफ़ यू टेल मी 2-3 days बिफोर या 2 हफ्ते पहले ना, तो ऑब्वियसली यूल गेट द वट एवर यू नीड. अब सर आ जाओ सिंगल ग्रुप वालों. तुमको जान लगा देनी है, ठीक है. मैंने आधी जान लगाई है तुम्हारे साथ, तुमको और आधी जान लगानी है. क्यों? क्योंकि तुम एक ग्रुप दे रहे हो. तुम्हारा DT IDT और कॉस्टिंग जितना भी बचाओ, तुम्हारे पास समय की कमी नहीं है, ठीक है. तो तुम करोगे सर 2 रिविजन. तुम्हारा पहला जो रिविजन होगा वो 6 दिन का होगा और तुम्हारा दूसरा रिविजन होगा 3 दिन का, ठीक है. पहला जो रिविजन होगा, एवरीथिंग दैट आई सेड फॉर ग्रुप 1, बोथ ग्रुप गाइज विल बी एप्लीकेबल टू यू. इन एडिशन टू दैट ICI जर्नल और एडिशनल केस स्टडीज़ अगर कुछ और आते हैं या कुछ और अगर हैं, और पुराने MTP RTP, ये सब आपको एक बार ही करना चाहिए. क्यों सर? अभी जिन्होंने देखा है रिकॉर्डिंग, आपने अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर दिया. अब इससे ज़्यादा केस स्टडी आपका करने का मन नहीं करेगा. तो जब आप अपना रिवीजन शुरू करोगे ना, तो सबसे पहले वो केस स्टडीज़ उठाना जो आपने नहीं किया है. तो आपको नए क्वेश्चंस दिखेंगे तो आपको लगेगा हाँ यार कुछ कर रहे हैं, हाँ यार कुछ कर रहे हैं. अब जब वो केस स्टडीज़ खत्म हो जाएंगे, उसके बाद जो आपने ऑलरेडी केस स्टडी डाइजेस्ट के पूरे केस स्टडीज़ किए हैं वो कर लो. क्यों सर? माई ओनली कॉन्सेप्ट अबाउट वन ग्रुप पीपल इज देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड लीविंग नो स्टोन अनटर्न. मतलब मैं ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो मैं कर सकता था. अगर एग्जाम में मान लो क्वेश्चन आ गया कि भाई MTP 2 अटेम्प्ट पहले का, बोथ ग्रुप वाले रिग्रेट नहीं करेंगे. क्यों सर? क्योंकि उनके पास समय की कमी है. दे विल हैव टू फिक्स ऑन अ डायरेक्शन एंड दैट इज़ द राइट डायरेक्शन. लेकिन सिंगल ग्रुप वालों, तुम्हारे पास समय है. तुम्हारा अगर मैं अभी मान लूँ DT IDT और कॉस्टिंग का पूरा एक रीडिंग भी बचा है ना, तब भी मैं बोलता हूँ तुम्हारे पास समय है. बस तुम दिन में कम एफिशिएंसी निकाल पा रहे होगे, वो तुमको बढ़ानी होगी. लेकिन इकोनॉमिक लॉ को 6 दिन देने हैं, और 6 दिन में जो बोथ ग्रुप वालों ने किया वो तो करना ही है. उसके अलावा 2 दिन एक्स्ट्रा. क्यों? सारे केस स्टडीज जितने हमने क्लास में भी नहीं किया हो या आपने खुद से भी नहीं किया हो, वो सारा आपको कवर करना है. माइंडेड वो 2 दिन में ये जो केस स्टडी डाइजेस्ट हमने क्लास में किया है उसको करने का मत सोचना. उसको अभी ख़त्म करो क्लासेस के साथ, ठीक है. ये 6 दिन के बाद सर आपको एक 3 दिन का और रिवीजन करना पड़ेगा, जिसमें आप 2 दिन में पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज करोगे. 2 दिन में आराम से कॉन्सेप्ट रिवीजन होगा सर, क्योंकि आपने एक रिवीजन ऑलरेडी किया है हाल फिलहाल में. तो 2 दिन में पूरा कॉन्सेप्ट रिवीजन होगा. 1 दिन में वापस से केस स्टडी के सारे पेजेस पलटाओगे. मैं आपको इंडेक्स तो दे दूंगा, लेकिन सिंगल ग्रुप वालों, मान लो भूले भटके नहीं दे पाया इंडेक्स में आपको, या फिर आपको क्वालिटी इंडेक्स नहीं दिया, आपको मार्केट में भी नहीं मिला, इट इज़ ऑन यू टू मेक सम. सर मैंने अपना इंटरनेशनल टैक्स का एग्ज़ाम का बोथ ग्रुप देते हुए मैंने अपने इंटरनेशनल टैक्स का खुद का इंडेक्स बनाया था. क्यों पता है? क्योंकि एक तो उस समय इंडेक्स बनते नहीं थे, क्योंकि टीचर्स को समझ ही नहीं आया था एग्जाम्स अप्रोच कैसे करना है. स्टूडेंट ही समझ रहे थे अपने आप से. दूसरा, मेरा इंडेक्स सिर्फ मैं खुद बना सकता हूँ. मेरा इंडेक्स मेरे को जैसा चाहिए वो वैसा कोई और बना के देगा नहीं मेरे को, क्योंकि कहीं पे मेरे को कम, कहीं पे ज़्यादा मेरे को चाहिए होता है. सो आई एम वेरी ये दैट वे. बट मैं अगर बोथ ग्रुप के साथ मैं इंडेक्स बना सकता हूँ. हाँ तुम पूछोगे सर कितने मार्क्स आए, 80 आ गए क्या? नहीं भाई 60 आए, ठीक है, कम आए, लेकिन मैंने मेहनत कर ली भाई अपने हिस्से की. और इंटरनेशनल टैक्स था, ठीक है, इकोनॉमिक लॉ नहीं था. तो तुमको इंडेक्स अगर नहीं मिला, या तुमको इंडेक्स, या फिर तुमको ऐसा लगता है मेरे को कुछ और बनाना चाहिए, तो दैट यू शुड गो फॉर इट, बिकॉज यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम. अगर तुमको ऐसा भी लगता है कि भाई मैं रेरा के खुद के नोट्स बनाऊंगा. राजेश तू बोथ ग्रुप दे रहा है ना?
दे रहा हूँ। तो तूने रेरा का बनाया ना नोट्स? हाँ दिया आई थिंक, लेकिन किसी को पसंद नहीं आया होगा। बस मैंने डाल दिया था इट वैसे इज ग्रुप नॉट में। नीडेड बॉस राजेश, दैट नोट्स आर फॉर यू। हाँ इट इज, लेकिन हाँ लेकिन मेरा काम ना उससे हो जाता है, मैंने देखा है हाँ, उसे पढ़। तुमने जो वो नोट्स बनाते वक्त जो कॉन्फिडेंस लिया और जो तुमने सीखा, वो नोट्स बनाने वाला ही सीखेगा। वो मैं तुमको बना के दे दूंगा तो मैं जो सीखा वो तुम नहीं सीखोगे। तो एक ग्रुप वालों तुम्हारे पास ये समय है, तुम ना इकोनॉमिक लॉ, पता नहीं तुम ऐसा करते हो क्या, लेकिन मैं ना जब एग्जाम मैंने जब पढ़ना शुरू किया था ना, तो मैं अपने स्टडी टेबल के सामने हर एक सब्जेक्ट में मेरे को कितने मार्क्स चाहिए वो मैंने लिखा था। मेरे 3 सब्जेक्ट ऐसे थे जिस पे मेरे को फाड़ना था, 2 सब्जेक्ट ऐसे थे जो भगवान बचा ले, और 2-3 सब्जेक्ट ऐसे थे जो एवरेज थे। तुम्हारे इकोनॉमिक लॉ में 85 से कम लिख नहीं रहे हो, और 85 दिल से आना चाहिए दोस्त। ऐसा नहीं कि भाई लिख दिया बस मेरे को तो 65-55 दिख रहा है, नहीं आता है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि मेरे को कम याद रहता है तो मैं नहीं कर पा रहा हूँ। इट इज़ एन ओपन बुक एग्जाम, यू कैन डेफिनेटली डू इट। आई वुड फॉर बोथ ग्रुप स्टूडेंट्स आई वुड स्टिल से 75+ इज गुड इनफ, बट फॉर अ सिंगल ग्रुप 85 से कम नहीं चलेगा बस। चलो 85 मेरा भी मन नहीं मान रहा, 80 से कम में तो मैं नहीं मानूंगा, ठीक है। देख मेरे को मन नहीं माना, मैंने 80 कर दिया, लेकिन 80 से कम नहीं चलेगा बस, क्योंकि आता है सिंगल ग्रुप वालों को, तुम्हारे पास बहुत समय है। तो सर थर्ड, ये जो 3 दिन के रिवीजन है इसमें आपको डेफिनेटली समरी नोट्स यूज़ करने चाहिए, डेफिनेटली रिवीजन वीडियोस यूज़ करने चाहिए। द इंटेंशन इज टू जस्ट ब्रश अप, और जितने केस स्टडीज़ आपने मार्क किए वो सारे देख करके उसको और कम करना है। मतलब क्या, अगर आपने सबसे पहले 100 केस स्टडी किए तो उसको मार्क करके आपने 50 कर दिया। अब जो 50 केस स्टडीज़ वापस आप कर रहे हो उसको आधे करके 25 केस स्टडीज़ में ले आओ। दैट 25 विल बी एब्सोल्युटली द थिंग्स दैट यू सी ऑन द डे बिफोर योर एग्जाम, ठीक है। आपको एग्जाम के पहले और समय बचाना है ताकि आप डायरेक्ट टैक्स का भी रिवीजन कर पाओ। आपके लिए भी वो वेरी वेल वैलिड है, आपको भी रिवीजन करना पड़ेगा, ठीक है। आपके पास बहुत सिग्निफिकेंट एडवांटेज है एज कम्पेयर टू बोथ ग्रुप वालों, बट वो सिग्निफिकेंट एडवांटेज जो है ना, मैं आपको बता दूँ, आप 2 रिवीजन भी करोगे तो 80 लाओगे, बोथ ग्रुप वाले 1 रिवीजन करके भी 75 लाएंगे। क्यों? क्योंकि वो करेंगे 4 दिन में 2 रिवीजन वाली ही मेहनत, तुम बस 4 दिन में उतनी मेहनत नहीं करोगे, क्यों? उनकी फटी पड़ी तो इसीलिए ऐसा नहीं कि सर वो लोग एक बार रिवाइज कर रहे हैं उनका 75 और मैं 2 बार रिवाइज कर रहा हूँ 80, ऐसा नहीं है। वो लोग 4 दिन में उतना ही करेंगे जितना तुम 6+3 9 डेज में करने वाले हो। 9 डेज में जितना तुम करोगे ना उसका 75% तो ये लोग कर लेंगे 4 दिन में, ठीक है। तो आपको उस तरीके का अप्रोच रखना है। बाकी आई थिंक ब्रॉडली इट इज़ द सेम। वैसे हो भी बहुत सिंगल ग्रुप वाले यहाँ पे कोई हाथ खड़े कर रहे हो ग्रुप के लिए कि डाउट के लिए? समझा सर? ब्रॉडली अप्रोच समझा?